हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। यूपीएससी 2023 का पेपर हो गया है भाई। ठीक है। और जो इस साल का एग्जाम आया है बच्चों को रुला ही दिया है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम एलिमिनेशन टेक्निक ये सब पढ़ते रहे थे उसको टोटली खत्म ही कर दिया। मतलब एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया यूपीएससी ने। इस बार के जो ऑप्शंस थे और रिलेवेंटली एग्जाम भी थोड़ा डिफिकल्ट था, बट चलो हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हम सीधा इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री के ऑलरेडी सिद्धांत सर और प्रशांत सर कर चुके हैं। हम सीधा जंप करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन होता क्या है? सरल शब्दों में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अंडर एक्ट 1935। 1935 34 में एक्ट आया, 35 बन गया था। ठीक है, तो उसके तहत सेंट्रल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक मुख्य काम है देश में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। देश में इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना। मेंटेन करके रखना मतलब कम नहीं करना, नहीं नहीं, कम नहीं करना। ध्यान समझो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो भी नुकसानदायक है, पर इन्फ्लेशन बिल्कुल जीरो हो जाए तो भी नुकसानदायक है। इसलिए इन्फ्लेशन को एक अच्छे से लेवल तक मेंटेन करके रखना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कई बार स्टरलाइजेशन की जाती है। स्टरलाइजेशन का मतलब है कि स्टरलाइज करना मार्केट को। मार्केट में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है तो उसे कम करना, अगर कम हो गई है तो उसे ज्यादा भी करना। ये कैसे संभव है? बाय कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बेसिकली इसमें क्या करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली बॉन्ड सेल करते हैं या परचेज करते हैं, जो भी अकॉर्डिंगली सिचुएशन होती है उसके हिसाब से चलते हैं। बट बाय कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज द स्टरलाइजेशन। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दी गई। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो पहले आते ही रहे हैं, पर वो ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू, ओनली टू स्टेटमेंट ट्रू, उसने थोड़ी बैंड बजा दी इस बार। चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द पोस्ट पैंडेमिक recent past many central banks worldwide had carried out the interest rate hike। जो जैसे आरबीआई क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है। तो इसी सेंट्रल बैंक ने क्या किया है? इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब क्यों बढ़ाए हैं? देखो, पोस्ट पैंडेमिक में क्या हुआ? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक सिंपल सा तरीका है जो आमतौर पर आरबीआई कंडक्ट करता है, या आरबीआई सॉरी मूव करता है, कि भाई मार्केट में से पैसा निकाल लो तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब मार्केट में से पैसा निकालने के लिए या मार्केट में और पैसा ज्यादा ना जाए सर्कुलेशन में, उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा? लोन लेना महंगा हो जाएगा। ठीक है, और आपकी जो सेविंग बैंक है या आपकी सेविंग की फिक्स एफडी है, टीडी है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने लगेगा। बेसिकली आरबीआई मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहा है ताकि इन्फ्लेशन पर काबू पाया जा सके। अब सेकंड स्टेटमेंट है, सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम्स दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस क्या है? वही तो है भाई, इन्फ्लेशन है। ट्रू और नॉट? तो मैंने अभी क्या कहा यहाँ पे कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट बढ़ा रहे हैं। कौन से रेट? इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर क्या है? सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम्स दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और पहली स्टेटमेंट की सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? देखो, both the statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. That is A would be your correct answer. Actually मैंने स्लाइड में बनाया हुआ आंसर, पर मैं उसके पहले एक्सप्लेन कर दिया। चलो कोई नहीं। ये देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, और खासकर जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए तो ये बहुत आसान होना चाहिए। देखो, दो तरह की मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ठीक है, अब यहाँ आपको बता दिया गया, चार चीजें दी गई हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। इसमें से कैपिटल मार्केट की कैटेगरी में कौन सी स्टेटमेंट सॉरी कौन सी मार्केट आती है? यस और नो। अब देखो, यहाँ पर
जहां से मैंने ये मतलब क्वेश्चन लिए वहां पर कुछ बच्चे ने ऑलरेडी कर रखा होगा, पर ये स्टेटमेंट शायद वो बच्चा भी गलत कर गया है। देखो, कैपिटल मार्केट होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है, और ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी उलझन ये हो गई है कि यहाँ पर आपको ये नहीं कहा गया कि भाई 1 and 2 आर करेक्ट, 2 और 3 आर करेक्ट। यहाँ पर अगर ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, 3 स्टेटमेंट सही है या ऑल के ऑल 4, तो आपकी एलिमिनेशन जो टेक्निक थी वो तो गई, उसका तो कोई यूज नहीं है ना। सही आंसर इसका है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, दे आर द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन देख लो। कैपिटल मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, जो हम शेयर मार्केट में खरीदते हैं, बॉन्ड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग कैपिटल फॉर बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एंड अलाउज द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन दी सिक्योरिटीज टू अर्न रिटर्न। सरल शब्दों में गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट यानी 1 and 4, तो 1 and 4 तो यहाँ दिया नहीं हुआ, ओनली 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है, तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स या 2 मार्केट्स आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब लगे हाथ, कॉल मनी मार्केट क्या होती है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट है या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स बोलते हैं जिन्हें, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। देखो, consider the following statement. Interest income from the deposits in infrastructure investment trust distributed to the investor is exempted from tax. जी नहीं, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। This is not exempted, ठीक है। इसका सही उत्तर रहेगा आपका डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा भी कह लो, बहुत आसान भी। क्यों? बिकॉज कार्बन, क्योंकि देखो यार, क्लाइमेट एक बड़ा बर्निंग टॉपिक, हॉट टॉपिक है ना व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। अब आपने क्लाइमेट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ा होगा, आई एम अज्यूमिंग कि आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कार्बन मार्केट आपने ना पढ़ा हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। तो थोड़ा सा भी तुक्का लगाना इसमें से आई थिंक आसान था। स्टेटमेंट 1 क्या है? कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू। बट सेकेंड, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। चलो जी, ये आ गया, बड़ा अच्छा था क्वेश्चन। ये तो मेरे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका वो सीए से है, तो उसे लगा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ भाई, सीए वाले स्टूडेंट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान थी, ठीक है। बाकी जो बच्चे शायद आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से, उनके लिए टफ हो सकता है। चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स। पहले तो ये समझ लेना कि ये सारी एसेट्स हैं, ठीक है, और उनमें आपसे पूछा है कि भाई ये जो सारी एसेट्स हैं, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, इनमें से कौन सी, ध्यान से सुनो, कौन सी इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। अब इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये वर्ड आपने वैसे जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने भी सुना होगा। इनटेंजिबल है जिसको आप टच नहीं कर सकते, बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, कि जिसको छुआ नहीं जा सकता। अब ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूं ब्रांड रिकॉग्निशन, क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं। गुडविल ऑफ अ ब्रांड, इट्स अ इनटेंजिबल एसेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो अ इनटेंजिबल एसेट। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, आल्सो इनटेंजिबल एसेट। इन्वेंट्री है, आपके पास स्टॉक पड़ा है, उसको तो आप छू सकते हो, ट्रू। तो आपके यहाँ 1 2 3, ओनली 3 ऑफ द अबव एसेट्स आर इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स या इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल होती क्या है? इट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ध्यान देना है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, मतलब इसको छुआ नहीं जा सकता, सरल शब्दों में वही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
From the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above as a criteria other than population and income distance? देखो income distance आपको already बता दी कि भाई ये तो दो criteria थे। Article 280, Article 280 of the Constitution provides for the Finance Commission of रुक जाओ, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो भारत में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 280 में ये प्रावधान है। तो ऐसे ही आर्टिकल 280 का उपयोग करके 15वां फाइनेंस कमीशन भारत के राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया था। उनके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या थे? टीओआर। आप कई जगह जिसको पढ़ेंगे शॉर्ट में लिखा होता है, इसे ये बोलते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस कि आप किन चीजों के ऊपर गौर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस को ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया कि इसके अलावा कौन कौन से थे। इसके अलावा थे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ठीक है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, उसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। 3 ये क्राइटेरिया थे। यहाँ पर क्या रहेगा? ओनली 3 वुड बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग। देखो इनमें से कौन से, ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पर्पसेस? इसमें से बड़ा ही आसान था। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली जनवरी मंथ में बहुत न्यूज में रही थी ये बात। और स्टडी क्लोज पे जो मैं करंट अफेयर करवाते हैं फाउंडेशन कोर्स में, उसमें मैंने ही एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसे कवर करवाया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन लिटरली डिटोट वहीं से हुआ है। देखो 1 2 3 4 ये चारों के चारों है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा refers to। अब देखो, the term beta refers to a numeric value that measures the fluctuation of stock to changes in overall stock market। ये क्वेश्चन मैं मतलब खुद से कह रहा हूँ कि दिस वाज वेरी टफ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है। खासकर जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें थोड़ा आइडिया हो सकता है कि बीटा क्या होता है ना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस, बट अदरवाइज दिस इज समथिंग वेरी टफ फॉर अ जनरल जनरल स्टूडेंट टू आंसर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही माइन्यूट टर्म है, ठीक है। इवन जो लोग ट्रेडिंग करते भी हैं उनको भी नहीं पता होता। बीटा क्या होता है? कैलकुलेट किया जाता है फॉर द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। देखो, बीटा इज अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंज द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, ठीक है। इट इज अ की फैक्टर यूज्ड इन द कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल व्हिच मॉडल्स मेजर द रिटर्न ऑफ द स्टॉक, कि कितना पैसा वापस देके जाएगा भाई, ठीक है। A positive beta value indicates that stock generally moves in the same direction with that of market and the vice versa। सरल शब्दों में, इकोनॉमी के आपके यही क्वेश्चन थे यूपीए। हाँ, इकोनॉमी का सेक्शन थोड़ा कम रहा है क्योंकि सेक्शन क्योंकि क्या, इकोनॉमी के क्वेश्चंस कम रहे हैं, फैक्चुअल बात है, ठीक है। ज्यादा फोकस इस बार यूपीएससी ने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पर दे दिया। पर जो जितने क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई सिंगल सा भी डाउट हो, तो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यूपीएससी, ठीक है, या इस लेक्चर के दौरान, या इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड, ठीक है। तो डायरेक्टली मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या मेरे टेलीग्राम हैंडल पर क्वेश्चन डाल लेना है, मुझे कॉल कर लेना है, टेलीग्राम पर कर लो यार, कोई चक्कर नहीं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। ऑलवेज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। चलो, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।